चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत करते हैं आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो फिजिक्स में यूनिट नंबर 8 एटम एंड न्यूक्लियाई अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले इसके भैया ब्लूप्रिंट के ऊपर। तो ब्लूप्रिंट जो रहेगी यहाँ से 7 नंबर की टोटल क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन को मिलाकर यहाँ से 7 नंबर का वेटेज रहेगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से 3 आएंगे और 2 मार्क्स के यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, एक और बात आप लोग ध्यान रखिए। जब पिछला वीडियो हमने बनाया था केमिस्ट्री का, बायोमोलिक्यूल्स का, वहां पर ब्लूप्रिंट में थोड़ी सी करेक्शन करनी थी। ठीक है, आप लोग कमेंट और डिस्क्रिप्शन, जैसे ही वीडियो ओपन हो ना वैसे एक बार कमेंट और डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में बतानी होती है, हम पिन कर देते हैं वैसे तो कमेंट में, लेकिन डिस्क्रिप्शन वगैरह एक बार चेक कर लिया करो। ओके, जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर था वहां से भी 7 नंबर का वेटेज था, 5 तो ऑब्जेक्टिव आ रहे थे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, तो ये छोटी सी करेक्शन वहां पर करनी थी। बाकी वीडियो बहुत बेहतरीन है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आ जाते हैं भैया फिजिक्स के ऊपर। तो ये रहेगा इसका वेटेज। ओके, चलिए बात करते हैं क्या क्या चीजें यहां से रिड्यूस हो चुकी है। तो देख लीजिए आप लोग, रेडियो एक्टिविटी ये आपका रिड्यूस कर दिया गया है। ये जो टॉपिक आप लोग देख रहे हो ना, ये एटम का नहीं है, न्यूक्लियाई का है। ठीक है, इस यूनिट का नाम है एटम एंड न्यूक्लियाई। तो जो रिड्यूस हुए हैं, जो रिड्यूस टॉपिक है ना, वो कहाँ से रिड्यूस रिड्यूस हुए हैं? वो न्यूक्लियाई से रिड्यूस हुए हैं। एटम से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की तरफ से। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डीके और हाफ लाइफ टाइम और मीन लाइफ टाइम ये आपका रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, वेव थ्योरी भी यहाँ से रिड्यूस कर दी गई है, जो कि इसी के अंदर आ जाती है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा की जो वेव थ्योरी होती है वो भी रिड्यूस कर दी गई है। चलिए, तो ये सब कुछ रिड्यूस हो चुका है, तो अब हमें पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं। फिर से सबसे बोलना चाहेंगे, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करो एक पेज में ये सारी चीज लिख लिया करो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और क्या पढ़ना नहीं है, और क्या इसकी ब्लूप्रिंट है और किस तरीके से इस चैप्टर को तैयार करना है। ये सारी चीज जब तक आपको क्लियर नहीं होगी, चैप्टर पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं टॉपिक्स की। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट यहां से पूछा जाएगा। बोहर्स एक्सपेरिमेंट एंड जनरल टर्म्स, यहां से जुड़ी हुई जनरल टर्म्स हम लोग यहीं पर फिनिश कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बोहर्स एंगुलर मोमेंटम यूजिंग डी ब्रोगली इक्वेशन, ये हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम ये देखेंगे। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। वैसे ये आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन जो है, ये किसका किसका पार्ट है? न्यूक्लियाई का पार्ट है, लेकिन हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेंगे क्योंकि हम लोग टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम देखेंगे, उसके बाद ये भी देख लेंगे। तो एक साथ सारे क्वेश्चन हमारे यहीं के यहीं कवर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है ये। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियाई के इधर आ जाओ। न्यूक्लियाई में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस एंड इट्स प्रॉपर्टी। उसके बाद देखेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद मास एनर्जी रिलेशन देखेंगे, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी एंड न्यूक्लियर फोर्स, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फूजन, या फिर फ्यूजन आप लोग बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे भैया क्वेश्चन बैंक 2023 के वेरी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे, जी हाँ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड न्यूमेरिकल की स्पेशल प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव यहां से 3 आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे। यहां से न्यूमेरिकल भी बन सकता है, और न्यूमेरिकल बनेगा तो भैया बनेगा एटम वाले चैप्टर से। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले हमारे पास आता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने ये कहीं ना कहीं देखा होगा, क्योंकि हम लोग 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ते ही पढ़ते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री में पढ़े या फिर फिजिक्स में पढ़े। लेकिन ये है हमारा क्लास 12th। ठीक है, फिजिक्स। तो एक बार और फिर से पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। देखिए, समय ये कौन सा है? ये समय वो है जब एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इनके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होती थी। उस समय का ये टाइम है, इसको बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स। ये जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, इसको बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न का मतलब आज का मॉडर्न टाइम नहीं है, उस टाइम का मॉडर्न टाइम है। ठीक है, तो उसी इसी के नाम पे उसका मॉडर्न टाइम बोला बोला जाता है। ठीक है, तो ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बहुत पुरानी बात है भैया ये। क्या हुआ? रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे।
ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है वो समझते हैं डायरेक्ट। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज द फर्स्ट स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। Ernest Rutherford performed an experiment using alpha particle and gold foil and made the following observation। समझिए, सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया? उन्होंने गोल्ड की फॉइल लेके आए। ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे येलो कलर का, ये क्या है? गोल्ड की फॉइल है। जी हाँ, सोने की फॉइल है ये आपकी। ये बहुत पतली है। क्या है ये? बहुत ज्यादा पतली फॉइल है। फॉइल मतलब समझते हो, छन्नी एक तरीके से। ठीक है, बिल्कुल शीट है जो कि बहुत ज्यादा पतली है। उसके बाद ये है डिटेक्टर। ये क्या है? डिटेक्टर है। ये आप समझ सकते हो, ये इल्यूमिनेट होगा जब इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगी, तब ये इल्यूमिनेट होगा, ग्लो करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा डिटेक्टर है। इसके बाद ये चीज क्या है भैया? ये जो मशीन यहां पर लगी हुई है, ये क्या है? ये है रेडियो एक्टिव सोर्स। यहां से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करें एक्सपेरिमेंट को। जैसे ही हमने यहां पर कुछ बटन वगैरह होगी, कुछ भी होगी, हम लोग इसको चालू करेंगे तो क्या होगा? यहां से हमारे अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे और किसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे? आप लोग क्या बोलोगे? गोल्ड फॉइल के ऊपर। गोल्ड फॉइल बहुत पतली होती है, तभी यहां से आर से पार निकल सकती है हमारी अल्फा रे। अगर ज्यादा मोटी ले लोगे तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हमने इसको बहुत ज्यादा पतली बना रखा है। ओके, अब क्या होगा? होना क्या चाहिए था? होना क्या चाहिए था? उनको लगा था कि सारी ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, उनको लगा कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो सारे जो हमारी रे होगी वो सीधी चली जाएगी, बिल्कुल कोई डिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होगा। ये उन्होंने सोचा था स्टार्टिंग में। लेकिन हुआ क्या? जो उन्होंने सोचा था वो तो हुआ कि कुछ रेज, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे हमारे यहां से इस प्रकार से, वो कहां पर स्ट्राइक करे? बिल्कुल स्ट्रेट में, बिल्कुल सीधे। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर स्ट्राइक करे, मतलब आर से पार हमारी अल्फा पार्टिकल जो रे थी, अल्फा रे थी, वो निकल गई यहां से यहाँ। ठीक है, और क्या हुआ? और उन्होंने ये देखा कि यहां पर भी ग्लो हो रहा है। यहां पर लेफ्ट साइड में भी ग्लो ग्लो हो रहा है, राइट साइड में भी हमारे अल्फा पार्टिकल्स यहां पर ग्लो हो रहे हैं। ये क्या चीज हुई? और कुछ उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो थे, यहां पर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ये देखिएगा। कुछ पार्टिकल तो ऐसे थे जो कि यहां पर ग्लो करे। ठीक है, बहुत कम पार्टिकल थे, लेकिन थे कुछ पार्टिकल जो कि यहां पर आकर ग्लो करे, इस साइड पर ग्लो करे। आ रही ये बात समझ में? यहां पर ग्लो करे, यहां पर, यहां पर। और कुछ ऐसा भी देखने को मिला कि कुछ पार्टिकल, बहुत कम, बहुत कम पार्टिकल वापस रिफ्लेक्टेड बैक हो गए, बाउंस बैक हो गए। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट में पाया। अच्छा, ये सारी चीज हो गई भैया एक्सपेरिमेंट में कि कुछ सीधे चले गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ रिटर्न हो गए। तो हमने ये चीज लिखी हुई है कि ऐसा क्यों हुआ वो भी देखेंगे, लेकिन पहले यहां पर देखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। मोस्ट ऑफ द, जितने जितने हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स थे उसमें से ज्यादातर क्या हो गए? स्ट्रेट हो गए, बिल्कुल सीधे चले गए, पास हो गए उससे, गोल्ड फॉइल से। उसके बाद देयर वॉज आ डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ स्मॉल एंगल। कहीं कहीं पर हमने देखा कि डिफ्लेक्शन भी हमें देखने को मिला, कुछ इस प्रकार से हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला, यहां पर डिफ्लेक्शन देखने को मिला। और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल रिबाउंडेड, ठीक है, बाउंस बैक हो गए कुछ इस प्रकार से, पीछे आ गए। वेरी स्मॉल, बहुत कम। ऐसा कहा जाता है कि 8,000 में से, 8,000 में से एक, ठीक है, 8,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस रिटर्न बैक हो गया। लेकिन किसी ने देखा तो नहीं होगा कि 8,000 थे या 9,000 थे, लेकिन बोला जाता है कि 8,000 में से कोई एक पार्टिकल वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो ऐसा कैसे हुआ होगा? समझिए इस चीज को। अब उन्होंने ये चीज समझी कि ज्यादातर ज्यादातर जो हमारे अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट चले जा रहे हैं। मतलब जो भी इसके अंदर होगा, मान लीजिए हमारा एटम है, ठीक है, यहां से हमारा जो एटम है वो तो खाली हो सकता है, बिल्कुल क्या हो सकता है? एम्प्टी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो रिफ्लेक्ट इधर भी हो रहे हैं, इधर भी हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज एम्प्टी। तभी तो हमारे जो पार्टिकल है वो सीधे चले गए। ठीक है, एम्प्टी था तभी तो चले गए। फिर उन्होंने देखा देयर वॉज अ डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ यहां पर मास ऑब्जेक्ट होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, उन्होंने ये समझा। अभी समझने की कोशिश करना है, कुछ मास ऑब्जेक्ट होंगे जिससे टकरा के ये थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए। तो उन्होंने एक और ये चीज पता लगाई कि यहाँ पर कुछ अंदर कुछ ना कुछ चीज है जिसके अंदर कुछ ना कुछ मास है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके बाद देखा कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंडेड। उन्होंने ये भी देखा कि कुछ जो पार्टिकल्स थे वो रिबाउंडेड हो गए, वापस आ गए। मतलब कुछ ऐसी चीज भी है कि
अगर यहां से टकराएंगे बिल्कुल ये जो हमारा मास ऑब्जेक्ट है इससे जैसे टकराया बीच में यहां पर सेंटर पर, तो ये वापस रिबाउंड हो गया। मतलब कुछ ना कुछ चीज अंदर जरूर है, ये वो समझे थे। अब क्या समझे उनका हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, कंक्लूजन लिखेंगे। एटम कंसिस्ट मोस्ट ऑफ द एम्प्टी स्पेस। उन्होंने ये समझा कि ज्यादातर एटम के अंदर जो जगह है वो खाली है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप लोग सब पढ़ेंगे, द एंटायर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटॉमिक स्फेयर। द एंटायर पॉजिटिव चार्ज, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर है, वो सेंटर में कहीं पर है, सेंटर में कहीं पर है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट से पता लगाया। दिस कंसंट्रेटेड पॉजिटिवली चार्ज मास विद इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब उन्होंने नाम दे दिया उसका न्यूक्लियस। ठीक है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। अब जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है अगर आप लोग कंपेयर करो एटम से। ओके, बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत छोटा। ओके, उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, द इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम मस्ट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट अ वेरियस डिस्टेंस एट वेरी हाई स्पीड इन एन ऑर्डर टू बैलेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यहां पर वो फंस गए, यहां पर भैया हमारे रदरफोर्ड जी फंस गए। उन्होंने क्या बोला समझिएगा ध्यान से, यहां पर देखिए, यहां से हम लोग ये पेन ओपन कर लेते हैं। ये देखिए उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भरे पड़े हैं। मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है। अब इसके बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि किसी एक पर्टिकुलर शेल के अंदर वो चक्कर लगा रहे हैं, उन्होंने बोला कि चक्कर लगा रहे हैं, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, किसका, न्यूक्लियस का। ये बात उन्होंने बोली। अब यहां पर इसका ड्रॉबैक चालू होता है। उन्होंने जो दिक्कत बताई वो पता चलेगा आगे आपको जब हम लोग पढ़ेंगे नील बोर का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अभी आपको समझो इतना कि उन्होंने इतना बताया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। अब देखिए आप लोग आगे, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एज बिफोर द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज आल्सो चैलेंज्ड एंड क्वेश्चन बाय मैनी। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन खड़े हो गए भैया बहुत सारे। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ। अब ये क्या चीज है, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया। किस चीज में फेल हो गया, स्टेबिलिटी को बताने में, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को बताने में भैया ये फेल हो गया। कैसे फेल हुआ वो देखेंगे। एस एज पर रदरफोर्ड्स मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। रदरफोर्ड भाई साहब के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ठीक है, वो क्या कर रहे होंगे, वो न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे होंगे सर्कुलर पाथ में। ये बात तो हमें समझ में आती है। बट पार्टिकल्स दैट आर इन मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ वुड अंडरगोस एक्सेलरेशन। अब ये कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स का कि अगर अगर एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके पास एक्सेलरेशन आ जाता है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन आने के कारण क्या हुआ, एंड एक्सेलरेशन कॉज रेडिएशन ऑफ एनर्जी बाय चेंज पार्टिकल। अब जैसे ही इसके पास, इस पार्टिकल के पास अगर एक्सेलरेशन आ जाता है तो वो धीमे धीमे क्या करता है, एनर्जी को लॉस करता जाता है। एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता जाता है, उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलती रहती है, इमिट होती रहती है। अब ऐसे में क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा। ठीक है, एनर्जी लॉस हो रही है तो ये इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होता जाएगा। अब अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट हुए तो क्या होगा, एक विस्फोट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे। और अगर क्रैश हो गए तो मतलब ये है कि एटम कुछ है ही नहीं। अगर पॉजिटिव नेगेटिव से टकरा गए, क्रैश हो गया, तो एटम बचा क्या, नहीं बचा। तो ये वजह होती है कि स्टेबिलिटी को भैया ये भाई साहब बता नहीं पाए। ओके, इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस and this point to be instability of the atom, but this is not possible because atoms are stable. Hence Rutherford failed to give an explanation on that account of this. आई बात समझ में, ये होता है, इस तरीके से आपको लिखना है। चलिए, तो ड्रॉबैक समझ में आ गया कि स्टेबिलिटी बता ही नहीं पाएगी। उसके बाद आया भैया हमारे नील बोहर। नील बोहर क्या लेके आइए देखते हैं। देखिए, रदरफोर्ड ने चालू कर दिया था, ठीक है, लेकिन आगे वो भी फंस गए थे। तो जो नील बोर थे
नील बोर ने क्या किया, उसके आगे से कंटिन्यू किया। समझेगा ध्यान से, उन्होंने जो दिक्कत आ रही थी उसका रीजन बताया। दिक्कत उनके मॉडल में आ रही थी, ध्यान रखिएगा, दिक्कत उनके मॉडल में आ रही थी, रदरफोर्ड के मॉडल में आ रही थी, ना कि एटम में आ रही थी। एटम तो अपनी जगह सही है, ठीक है, वो बता नहीं पाए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोहर्स थ्योरी modified the atomic structure model by explaining that electrons move in a fixed orbit and not anywhere in between, and he also explained that each orbit has fixed energy. अब इन्होंने बात को फिक्स कर दिया, इन्होंने बात को फिक्स कर दिया। इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बिल्कुल आपने सही बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, लेकिन ये जो सर्कुलर पाथ होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में करेंगे। ये बहुत बड़ी बात बताई उन्होंने। उनके रदरफोर्ड के अनुसार क्या था कि इलेक्ट्रॉन कैसे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि फिक्स्ड ऑर्बिट में करेंगे, जैसे ये हमारा ऑर्बिट है तो इसी में इलेक्ट्रॉन को मूव करना रहेगा, इसी में, इसी प्रकार से। आई बात समझ में, इसी में करता रहेगा मूव, इस ऑर्बिट में, ओके, इसी ऑर्बिट में। और क्या बोला उन्होंने, हर एक ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड एनर्जी होगी। हर एक ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होगी। जैसे इसकी कुछ एनर्जी होगी, लेट से एक्स, इसकी जो एनर्जी होगी लेट से वाई, तो इन दोनों की अलग अलग एनर्जी होगी, ये बात उन्होंने बताई, और फिक्स्ड एनर्जी होगी। ओके, तो रदरफोर्ड एक्सप्लेन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड बोहर मॉडिफाइड दैट मॉडल इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर एनर्जी लेवल्स। तो बोहर ने तो भैया न्यूक्लियस के ऊपर ज्यादातर अपनी बात बताई, लेकिन जब बोहर आए तो बोहर ने इलेक्ट्रॉन और एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट यहां पर इंट्रोड्यूस किया। आई बात समझ में, चलिए आगे देखते हैं। बोहर्स मॉडल कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज सराउंडेड बाय negative electrons moving around the nucleus in an orbit. Bohr found that an electron located away from the nucleus has more energy. ये बात क्या बता दी इन्होंने। अब बोहर ने क्या बोला, बोहर ने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन बाहर की दूर की जो जो हमारी ऑर्बिट है उसमें लोकेटेड है, जैसे कि यहां पर बहुत सारी ऑर्बिट होगी, मान लीजिए कोई सा इलेक्ट्रॉन यहां पर लोकेटेड है और कोई यहां पर लोकेटेड है, तो क्या बोला उन्होंने कि जो ज्यादा दूरी पर है, जो ज्यादा दूरी पर है, यहां से जो ज्यादा दूर है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। बोहर फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस हैज मोर एनर्जी। यहां पर एनर्जी ज्यादा होगी, यहां पर एनर्जी कम होगी, जितना दूर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। आई बात समझ में। एंड द इलेक्ट्रॉन विच इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस हैज लेस एनर्जी, और जो पास में होगा उसके पास कम एनर्जी होगी। चलिए आगे देखिए, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब क्या क्या चीजें उन्होंने प्रमाणित कर दी वो हम लोग देखते हैं यहां पर। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, या आप लोग सभी जानते हो, रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन ए डिफिनाइट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट या फिर शेल। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेल में या फिर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते रहते हैं। उसके बाद ईच ऑर्बिट और सेल हैज फिक्स्ड एनर्जी एंड दिस सर्कुलर ऑर्बिट्स आर आल्सो नोन एज ऑर्बिटल शेल। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या बोलता है, एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से आप लोग इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो एनर्जी लेवल को, जैसे हमने लिख रखा है यहाँ पर 1, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 5, ठीक है, n इजिकल्स टू 5, इस तरीके से। नोन एज क्वांटम नंबर, दिस रेंज ऑफ क्वांटम नंबर स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर साइड विथ n इजिकल्स टू 1 हैविंग द लोवेस्ट एनर्जी लेवल। जो n होगा वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा हमारा। ओके, ये वाला जो है, दिस ऑर्बिट n 1 2 3 4 5 डैश 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 आर असाइंड एज KLMN। इनको आप लोग KLMN के फॉर्म में भी बोल सकते हो, जैसे कि n वाले को k बोल दो, इसको l बोल दो, m बोल दो, n बोल दो, इस तरीके से। एंड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अटेंड द लोवेस्ट एनर्जी लेवल इट सेट टू बी ग्राउंड स्टेट। और जो हमारी n इजिकल्स टू 1 वाली जो ऑर्बिटल है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट जहां पर सबसे कम एनर्जी होती है। The electrons in an atom move from a lower energy level to a higher energy level by gaining the required energy। अगर भाई साहब
किसी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जंप करना है, जाना है, तो उसको क्या चाहिए बताओ? क्या चाहिए? पैसा चाहिए, कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए, घोड़ा चाहिए, बताओ? उसको चाहिए एनर्जी, उसको चाहिए एनर्जी। अगर उसको आप लोग एनर्जी दे दोगे तो क्या होगा, वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? ये होता है यहाँ पर। तो सारी चीजें आप सभी को क्लियर कर दी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और कोई सा तो नहीं रह गया पॉइंट हमारा इलेक्ट्रॉन? चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारा। ओके, तो ये रहेगा। आगे बात करते हैं कि बोहर के जो मॉडल था उसमें क्या दिक्कत आ गई, कौन कौन सी लिमिटेशन यहाँ पर रोक रही थी इसे। तो वैसे तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी बोहर के मॉडल में, लेकिन फिर भी जो दिक्कत हमें देखने को मिली वो ये थी कि बोहर का जो मॉडल था ऑफ एन एटम फेल टू एक्सप्लेन द जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट को ये नहीं बता पाया। अब जीमन इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। अब मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारे पास स्पेक्ट्रा के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं जीमन इफेक्ट। तो इसको ये बता नहीं पाया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जब बात आ जाती है ना, तो बोहर का मॉडल यहाँ पर फेल हो रहा था। उसी तरीके से स्टार्क इफेक्ट, यहाँ पर आप लोग नीचे पॉइंट में देखोगे स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, स्टार्क इफेक्ट, इसको भी ये नहीं बता पाया। स्टार्क इफेक्ट इससे रिलेटेड है तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। उसके बाद इट वॉयलेट द हिंसबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। अब जो हिंसबर्ग का अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल था उसको ये वॉयलेट कर रहा था। ठीक है, ये बात यहां पर बताई जा रही है। अब हिंसबर्ग का जो प्रिंसिपल था जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ते थे, वो यहाँ पर आपको लिखना है। वैसे तो ये पॉइंट आप लोग डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि अब हिंसबर्ग का प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं नहीं। याद कर लेना इसको कि ये वॉयलेट कर रहा था हिंसबर्ग के प्रिंसिपल को। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फॉर लार्ज एटम। ठीक है, लार्ज एटम के ऊपर भी ये बात नहीं कर पाया। ठीक है, लार्ज एटम, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम द लार्ज एटम। बड़े बड़े एटम से जो हमारे पास स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हो रहा था उसके ऊपर भी ये चर्चा नहीं कर पाया, बात नहीं बता पाया। कोई से दो इफेक्ट आपको याद करने, एग्जाम में आपको दो कोई से लिखने रहेंगे, तो कोई से भी दो याद कर लेना। ओके, चलिए इसके बाद ये सब क्लीन कर लेते हैं। ये हो गया यहां से क्लीन। आगे देखिए, आगे देखिए, ये 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं हम लोग यहाँ पर। ये देखिए, ये वाला और ये वाला। चलिए पढ़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन जो आपने पढ़ा ना वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, बस नाम हमने कुछ नए दे दिए इनके। हमने नहीं दिए, मतलब ये साइंटिस्ट लोगों ने इनके नाम दे दिए। पहला हमारे पास है क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन क्या है? क्वांटम कंडीशन, the electrons are permitted to circulate only in those orbital in which angular momentum of electron is an integer multiple of h upon 2 pi। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो, बिल्कुल आपने जो सही बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ये न्यूक्लियस मान लो, न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर पाथ होगी उसमें ये मूव करता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्कुलर पाथ कहीं पर भी आप लोग बना दो। सर्कुलर पाथ कहां पर बनेगी? सर्कुलर पाथ वहीं पर बनेगी जहां पर हमारा एंगुलर मोमेंटम, जहां पर हमारा एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के बराबर होगा। हमारा एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? h/2 पाई के बराबर होगा। ठीक है, ये यहां पर बताई उन्होंने, ये रहेगा। अब इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो चीजें हैं ये याद करने वाली है। h/2 पाई आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू, अगर मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ ऑर्बिटल है तो हम लोग लिख सकते हैं n/2 पाई। अब ये n जो हमारे पास होगा वो कौन सा होगा? नंबर हो सकता है, n इक्वल्स टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या जो आपको हमने बताया था वो यहाँ पर n इक्वल्स टू हो सकता है। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना कि क्वांटम कंडीशन क्या होती है भैया। तो क्वांटम कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो एक पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, लेकिन जो सर्कुलर ऑर्बिट होगी वो वही होगी जहां पर हमारा एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा h/2 पाई के। ये होता है हमारा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी कंडीशन की। फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या बोलती है? फ्रीक्वेंसी कंडीशन, एन एटम कैन इमिट एंड absorb radiation in the form of discrete energy photon only when an electron jump from higher energy level
टू लोअर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल रिस्पेक्टिवली। हमने ये बोला कि मान लीजिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यहां पर हमारे पास एक, यहां पर हमारे पास एक ऑर्बिटल है, यहां पर एक हमारे पास ऑर्बिटल है, यहां पर एक हमारे पास ऑर्बिटल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सबसे कम एनर्जी कहां पर होगी, तो आप लोग क्या बोलोगे, यहां पर n इक्वल्स टू 1 में सबसे कम एनर्जी, यहां पर n इक्वल्स टू 2 में ज्यादा और यहां पर सबसे ज्यादा। ठीक है, 3 है हमारे पास तो 3 के हिसाब से हमने बना दिया। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है हायर एनर्जी लेवल पे, अगर इसको यहां पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, इसको इमिट करनी पड़ेगी। तो जैसे ही एनर्जी को इमिट करेगा, ठीक है, छोड़ दी इसने एनर्जी, तो वो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, उसको यहाँ पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। इफ I1 and I2 are the energy associated with the emitted orbital, then the frequency of the emitted orbital and absorbed radiation is given by। अब ये आपको ये बताना है कि कितनी एनर्जी ये इमिट करेगा, कितनी एनर्जी ये छोड़ रहा है। तो क्या बोलोगे, मान लो इसकी जो एनर्जी थी, हमारे पास दो एनर्जी मान लेते हैं, E2 हायर एनर्जी लेवल है और E1 लोअर एनर्जी लेवल है। ये हाई है, ये लो है। ठीक है, लो। तो बताओ कितनी एनर्जी इसने लॉस करी यहां से यहां तक आने में। तो क्या बोलोगे कि भैया जितनी एनर्जी लॉस करी, लेट से E इज इक्वल टू एनर्जी जो ये इमिट कर रहा है, तो क्या बोलोगे, E2 माइनस E1। ठीक है, ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, ये आ गई आपके पास, इतनी एनर्जी वो लूज करेगा। ओके, ये रहेगा। और ई क्या होता है हमारे पास, ई इज इक्वल्स टू एच सी, एच म्यू बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा, वेरी सॉरी, एच सी बाई लेमडा लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर लग सकते हो आप लोग एच म्यू, बात वही है। यहाँ पर ये हो जाएगा E2 माइनस E1, या फिर आप इसको इस तरह से लिख लो एच सी बाई लेमडा, ये दोनों एक ही बात हो जाएगी। ओके, लिखने के तरीके हैं, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये होगी बोहर्स फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, ध्यान रखना, बोहर्स फ्रीक्वेंसी इक्वेशन। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट यूजिंग डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। तो जो मोमेंटम की हम लोग बात कर रहे थे, मोमेंटम मोमेंटम कर रहे थे, ठीक है, तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, उसको हम लोग प्रूव करेंगे किसकी हेल्प से, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, बोहर्स एंगुलर मोमेंटम को डी ब्रोगली इक्वेशन की हेल्प से प्रूव करने की कोशिश करेंगे, इनको इक्वेट करेंगे, वेरी सॉरी, इक्वेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, प्रूव क्या ही करोगे आप लोग। ठीक है, इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा आप लोग, यहां पर द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अलाउड ऑर्बिटल इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा। हमें यह पता है कि लेमडा जो होता है वो क्या होता है, h बाई पी। ये कहां से पता है हमें, ये हमें पता है डी ब्रोगली इक्वेशन से, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, और यहां पर p जो होता था वो हमारा मोमेंटम होता था, जिसको हम लोग लिख सकते थे m इंटू वी। अरे यही तो होता था हमारे पास मोमेंटम, हमने पढ़ा था ड्यूअल नेचर ऑफ चार्ज, वहां पर ये चीज देखी थी हमने ड्यूअल नेचर ऑफ चार्ज में। तो p क्या है हमारे पास, मोमेंटम, तो यह जाएगा h अपॉन एम वी, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मोमेंटम। ओके, ये हमारे पास आ गया। तो और क्या हम लोग बोल सकते हैं, हमें यह भी पता है कि जो हमारा सरकमफेरेंस होता है, ठीक है, ये सर्कल हमारे पास है, यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है हमारा। अगर इस ऑर्बिटल का आपको क्या देखना है, इसकी वेवलेंथ देखनी है, इसकी लेंथ देखनी है, तो आप लोग क्या करते हो, लेंथ के लिए आप लोग क्या करते हो बताओ, लेंथ क्या होता है, लेंथ मतलब ये पूरा, और ये क्या एक तरह से सरकमफेरेंस है, सर्कल का एक सरकमफेरेंस है। तो हमारी जो लेंथ होती है वो कितनी हो जाएगी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, टू पाई आर, टू पाई आर, टू पाई आर, यही तो होता है टू पाई आर, ये आर हमारा रेडियस है, तो ये हमारे पास क्या होती है, टू पाई आर इसकी सरकमफेरेंस होती है। तो हम लोग लेमडा, अब लेमडा हमारे पास कितने हैं, ठीक है, वेवलेंथ अगर हमारे पास एन है तो यहाँ पर एन से मल्टीप्लाई कर दो, आई बात समझ में, ये हो जाएगा। अगर आप लोग एन नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, अब इन दोनों को इक्वेट कर दो जरा, तो यहाँ पे हो जाएगा h अपॉन एम वी इक्वल्स टू टू पाई आर। ये दो हमारे पास कंडीशन बन रही थी, ये कंडीशन टू हमारे पास, ये हमें पहले से पता थी, ये हम लोग जानते हैं क्लास 10th से ही कि हमारे पास ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये हमारे पास लेमडा होता है। तो इन दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे देख लो आप लोग। ओके, तो इसी को उल्टा सुल्टा करना है आपको, तो यहाँ पे बन जाएगा h अपॉन में टू पाई, टू पाई, और यहाँ पे आ जाएगा एम वी आर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। ये मोमेंटम की कहानी हो गई हमारे पास। आ रही चीज समझ में, अगर आप लोग यहां पर n लिख दोगे तो ये किसके लिए हो जाएगा, n ऑर्बिटल के लिए हो जाएगा।
ये होता है हमारे पास। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में ये कभी कभी आ जाता है, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है कि एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई। ओके, एन एच बाई टू पाई। एक और बात ध्यान रखना, वैसे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये दो चीज पता है पहले से, तो आप लोग 2 सेकंड में 2 मिनट में आराम से इसको डिराइव कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सा वाला इसमें से करेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, वैसे 2 नंबर में इसके कोई चांसेस नहीं है आने के, लेकिन फिर भी आपको हमने करवा दिया। उसके बाद बात करते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं और वो बहुत 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 सिंपल होते हैं। ठीक है, एक चीज समझानी रहेगी आपको, एक के बाद तो आप लोग सब मन से कर लोगे, देखेगा आप लोग। स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर आपके लिए हमने बहुत प्यारी सी डेफिनेशन लिख रखी है सब चीज की। ठीक है, यहां पर एक काम करते हैं, यही कलर ठीक है, चलो यहां देखिए। A spectral series is a collection of sequentially grouped wavelength. A spectral series is a collection. Spectral series क्या होती है? ये कलेक्शन है किसका? वेवलेंथ के, सिक्वेंशियली ग्रुप्ड वेवलेंथ का। मतलब आपके पास यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर जो आपको वेवलेंथ देखने को मिलेगी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, यहां पर सभी की वेवलेंथ किस में रहेगी? सभी की वेवलेंथ बराबर रहेगी, एक सीक्वेंस में रहेगी। आई बात समझ में? और यहां पर जो वेवलेंथ आपको देखने को मिलेगी ये एक सीक्वेंस में रहेगी, यहां पर एक सीक्वेंस में रहेगी, यहां पर एक सीक्वेंस में रहेगी। ठीक है, यहां पर इक्वल, यहां पर इक्वल, यहां पर इक्वल, यहां पर इक्वल, यहां पर इक्वल। अब आप लोग अगर देखोगे यहां से यहां तक तो एक सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्पेक्ट्रल सीरीज कुछ नहीं है, ये एक सीक्वेंस ऑफ वेवलेंथ ही है। आई बात समझ में? अभी तो और देखो, और सिंपल करते हैं इसको। विच डिस्क्राइब लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज्ड बाय एनर्जी एनर्जाइज्ड एटम। एनर्जाइज्ड एटम, क्या मतलब हुआ इसका? यहां पर जो आपको स्पेक्ट्रल सीरीज दिख रही है, ये जो सीरीज दिख रही है, ये क्या काम की है? प्रश्न तो ये भी उठता है ना, क्या काम करेगी ये? तो ये काम क्या करेगी, ये बताएगी आपको। विच डिस्क्राइब लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर आप लाइट बोल दो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल दो, एक ही बात है। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट है, वो किस प्रकार से रिलीज होती है और क्या एनर्जी हमें देखने को मिलेगी, वो यहाँ पर बताएगी। जैसे ये हमारे पास सीरीज बनी हुई है बहुत सारी, इनको हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। जैसे ये हमारे पास है लाइमन सीरीज। ठीक है, तो ये बताती है कि यहाँ पर जो भी एनर्जी आएगी वो अल्ट्रा वायोलेट रे के अंदर लाई करेगी। यहाँ पर जो बालमन सीरीज हमें देखने को, ये जो बालमन सीरीज है, ये विजिबल रीजन है। यहाँ पर इस वेवलेंथ के अंदर, इस वेवलेंथ वाले रीजन के अंदर जो लाइट आती है वही हमें देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं विजिबल रीजन। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव बनेगा कि बताओ बालमन सीरीज को एक और नाम से क्या जाना जाता है, तो बोलना विजिबल रीजन। बालमन सीरीज जो होती है, बालमर सीरीज जो होती है, उसको विजिबल रीजन बोला जाता है, इसी को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये नहीं देख पाते हैं अपन, ध्यान रखना। ओके, ये भी नहीं देख पाते, सिर्फ विजिबल कौन सी है? बालमर सीरीज। ठीक है, ये सीरीज हमें देखने को मिलती है। उसी के अलावा ये जो सीरीज है, ये नियर 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 इंफ्रारेड है। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन में आ जाती है। इसके अलावा ये जो सीरीज है हमारे पास ब्रैकेट सीरीज, ये फार इंफ्रारेड है, उससे भी दूर है। और पीफन जो सीरीज है वो तो बहुत दूर है इंफ्रारेड से। ठीक है, इनको हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो आप लोग इतना जान लो कि ये स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती है और ये किस काम में आती है। आई बात समझ में? ये यहाँ पर आपको सिर्फ जानना है, उसके अलावा इसके ऊपर और अच्छे से बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ। वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम जम्प्ड फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द टू लेवल इज इमिटेड एज अ रेडिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, वो यहाँ पर जम करता है, ठीक है, यहाँ पर जम करता है, तो क्या करना होगा? उसे एनर्जी को रिलीज करना होगा, और एनर्जी को रिलीज करके वो इस सीरीज पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी इसके लिए, ठीक है, यहाँ पर जो लाइन बनेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हमारी स्पेक्ट्रल लाइन बनी है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। ठीक है, द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ टू लेवल इज इमिटेड एज अ रेडिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइन। ओके, ये बात यहां पर बताई जा रही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक काम करते हैं, यहां से लेजर पॉइंटर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रही है चीजें आपको? एक था हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज, एक था हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन। तो लाइन तो आपको समझ में आती है कि भैया अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहां पर है और यहां पर आएगा तो इसके बीच में जो एनर्जी का गैप होगा उसकी वजह से जो लाइन यहां पर बनने वाली है उसको हम लोग बोलेंगे हमारा स्पेक्ट्रल लाइन फॉर दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए,
ये बहुत सिंपल है। ये जो चीज आप लोग देख रहे हो ना, ये सब एक जैसे ही है, देख लो आप लोग, सब एक जैसे ही है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइमन सीरीज की, लाइमन सीरीज की। ठीक है, तो यहां से ये ओपन कर लेते हैं। When an electron jump from any higher energy level to the first energy level, it is called Lyman series. It lies in an ultraviolet region. अगर कोई सा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर लाई करेगा, यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा, ठीक है, या फिर यहां से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, या फिर यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, कहीं से भी उठ के आएगा, कोई सी भी हायर एनर्जी लेवल से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, नंबर 1 वाली सीरीज के ऊपर आ जाएगा, नंबर 1 वाली हमारी जो लेवल है वहां पे आ जाएगा, तो उस समय जो यहाँ पर लाइन बनेगी उनको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। ठीक है, तो लाइमन सीरीज क्या है? लाइमन सीरीज बस यही है कि हमारे हायर एनर्जी लेवल से अगर एन नंबर 1 लेवल ऑफ सीरीज पे अगर इलेक्ट्रॉन उठ के आ जाते हैं, जंप करके आ जाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। उसी प्रकार से बाल्मर सीरीज क्या है, तो आपको डेफिनेशन लिखना फिर से आना चाहिए। when an electron from any higher energy level to the second level of energy, अगर यहां पे आ जाए सेकंड वाली पे, तो आप लोग क्या बोलोगे? इसे बाल्मर बोलोगे। तीसरी पे आ जाए तो क्या बोलोगे? तीसरा मतलब यहां से उठ के यहां पे आ जाए, यहां से उठ के यहां पे आ जाए, यहां से उठ के यहां पे आ जाए, हायर से आना चाहिए, हायर से यहां पे आना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफर्ट। इस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखना है, बहुत बहुत सिंपल चीजें हैं ये। और ध्यान रखना, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन होता है हमारा। ओके, बाल्मर सीरीज हमारा विजिबल रीजन होता है। तो इनके नाम याद रख लो सब, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। इनको याद कर लेना, इनके लेवल को याद कर लेना, इस तरीके से लाइन खींच खींच के बना देना। 2 नंबर आपको कोई मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। ओके, तो ये रहेगा। बाकी देखो, थ्योरी तो बहुत सिंपल है, सब में एक चीज लिखनी है, वो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये रहेगा। चलिए, इसके बाद एक और टॉपिक होता है हमारा, जो कि इसी के अंदर होता है, लेकिन अब देखो 2 नंबर का यहां से प्रश्न बनेगा, तो आपको पूरा डेरिवेशन हम लोग करवा नहीं रहे, डेरिवेशन नहीं करवा रहे, लेकिन डेरिवेशन में एक फॉर्मूला यूज होता है, जो कि आप लोग याद रख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। ये जो टॉपिक आप लोग देख रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये यहाँ पर खत्म हो गया, ये यहाँ पर खत्म हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन आपका। यहाँ से जो चीज आप लोग देखोगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग का फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेंगे वो लोग? या तो वो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, वैसे तो एमसीक्यू के चांसेस ज्यादा है, या फिर 1 वर्ड में भी पूछ सकते हैं ये। Rydberg formula related to the energy difference between the various level of Bohr's model and the wavelength of absorbed or emitted photon. It is mathematically expressed as 1 by lambda equals to r z square, फिर वन अपॉन एन टू द पावर स्क्वायर, एन स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, माइनस 1/n स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास एन आई है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं एन स्क्वायर एच, या फिर आप लोग इनको नाम भी दे सकते हो, जैसे लेमडा को आप लोग वेवलेंथ दे देना। उसके अलावा आर क्या होता है हमारे पास? रिडबर्ग का कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसके बाद हमारे पास जेड जो होता है, वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है। जेड समझते हो, एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास। अब यहाँ पर N1 बोलोगे, तो N1 क्या है हमारे पास? लोअर एनर्जी लेवल, और NH जो होता है वो होता है हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, ये बात यहां पर लिखी हुई है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, वन अपॉन NL² माइनस 1/NH स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रख लेना आप लोग, काम आएगा। और ये भी ध्यान रखना कि ये लेमडा का फॉर्मूला नहीं है, ये 1/λ इक्वल्स टू में है, 1/λ है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 1/λ की जगह डायरेक्ट लेमडा रख देते हैं। नहीं, ये 1/λ नहीं है, सॉरी लेमडा नहीं है, ये 1/λ है। मान लो अगर आपसे प्रश्न कोई पूछा जाए कि अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि जो कि स्टार्टिंग में वो 4th एनर्जी लेवल पे था, और वो 1st एनर्जी लेवल पे आ गया, 4th से 1st पे आ गया, तो आप लोग इसके लिए रिडबर्ग फॉर्मूला किस तरीके से लिख सकते हो? ठीक है, इक्वेशन किस प्रकार से बना सकते हो? तो आप लोग बोलोगे 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर। उसके बाद यहां पर इस प्रकार से लिखोगे, यहां पर 1/, तो 1/n l²। एन एल क्या है हमारे पास? लोअर एनर्जी लेवल, तो लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है? 1 है, तो यहाँ पर लिखोगे 1 का स्क्वायर, माइनस 1/, हायर एनर्जी लेवल कौन सा है? 4, तो 4 का स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन हमारे। आप चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। आई बात समझ में? अब जो भी एटम हो, आप चाहो तो जेड की वैल्यू भी रख सकते हो, अगर आपको दे रखा है कि कौन सा एटम इन्होंने यूज किया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से रख सकते हो।
और क्या बताओगे, आर की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है तो आप लोग वेवलेंथ निकाल सकते हो। चलिए अगला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। ये 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम कौन कौन से, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बहुत आसानी से आप सबको ये चीज समझाने वाले हैं, बहुत आसानी से। ये हमारे पास बल्ब है, बल्ब से लाइट गई इस प्रिज्म के ऊपर, प्रिज्म से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ से इस प्रकार से, ये छोड़ देगा यहाँ से इस प्रकार से, मीट हो जाएगी यहाँ से इस तरीके से। तो हमें स्क्रीन के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर स्क्रीन लगा ले तो हमें इस प्रकार के कलर देखने को मिलेंगे। मानते हो आप लोग सभी ये बात? आप लोग जरा देखो, आप लोग जरा देखो कि ये जो यहाँ पर कलर बन रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से 7 रंग हमारे पास बन रहे हैं। क्या ये रंग जो हमारे पास बन रहे हैं ये कंटिन्यूअस हैं या फिर बीच में कहीं 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 पर गैप है? जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर गैप देख पा रहे हो, नहीं ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखोगे ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन है, ग्रीन चलता रहा और पता ही नहीं चला कब येलो चालू हो गया। तो हम लोग यहाँ पर पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि येलो कब चालू हो गया। ये इसको बोलेंगे हम लोग कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली ये चेंज होता रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अभी आपको एक इमेज बताएंगे जिसमें आपको सारी चीज एक बार और क्लियर हो जाएगी। वैसे तो बहुत सिंपल टॉपिक है लेकिन फिर भी आपको बता देंगे। उसके बाद देखिए यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या है, हमारे पास एक गैस है, ठीक है, डाइल्यूट गैस है हमारे पास, उसको हमने गर्म कर रखा है, बिल्कुल गर्म कर रखा है। तो गैस जो है उसको हमने गर्म करा है, ठीक है, हमारे पास कोई लाइट सोर्स नहीं था। हमने क्या किया, हमने क्या किया, उस गैस को गर्म कर दिया। अब गर्म करने के बाद क्या हुआ, हॉट करने के बाद क्या हुआ भैया, इसको हमने प्रिज्म के ऊपर स्ट्राइक करवाया, तो हमें कुछ इस प्रकार का स्पेक्ट्रा देखने को मिला। इसको बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। जहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये इस प्रकार से, ठीक है, यहां पर आप लोग कंटिन्यूअसली नहीं देख पाओगे, यहां पर ब्लैक ब्लैक आपको गैप देखने को मिल जाएगी ये, ठीक है, ये चीज होती है यहाँ पर। तो आप लोग क्या बोलोगे, जब हॉट गैसेस से हमारे पास लाइट पास होती है या फिर स्ट्राइक करती है प्रिज्म के ऊपर, तो हम लोग इस प्रकार का स्पेक्ट्रम देखते हैं जिसको बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन पहले आप लोग ये समझ लो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो हमारे पास एक लाइट सोर्स है, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, गैस यूज करी यहां पर, ठीक है, गैस, लाइट यहां से गई गैस के अंदर। अब गैस ने क्या किया, गैस ने क्या किया, पर्टिकुलर वेवलेंथ की, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को, लाइट जो होगी हमारे पास, पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है, कलर होगा जो, उसको क्या करेगा ये, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और और मान लो हमारे पास 7 कलर थे, 7 में से कोई एक कलर, लेट से ग्रीन कलर को इसने क्या किया, ग्रीन कलर को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो हमारे पास जो बाकी कलर दिखने दिखने वाले हैं, उनको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इनका जो ग्रुप होगा उनको बोलेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में? अब ग्रीन हमने बस एग्जाम्पल के लिए लिया है, आप लोग याद मत कर लेना कि ग्रीन ही हमेशा एब्जॉर्ब होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस आपको एग्जाम्पल के लिए हमने बताना था। तो तीनों में अंतर समझ में आया। कंटिन्यूअस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी यहाँ पर गैप नहीं देखने को मिला, कोई भी बैंड आपको देखने को यहाँ पर इस प्रकार से नहीं मिलेगा। यहाँ पर हॉट गैस से पास करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, बीच में हम लोग एक गैस यूज करते हैं जो कि क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तभी तो इसका नाम एब्जॉर्ब है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एक बार देख लो, ठीक है, हमारे पास अगर लाइट सोर्स यहाँ से आ रही है, चंद्रमा से आ रही है हमारे पास भैया, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस आएगी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कुछ बादल बादल है, क्लाउड है, क्लाउड से ये गैस यहाँ पर आई, ठीक है, क्लाउड में यहाँ से यहाँ पर गई, अब इसने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया होगा, इसने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया हम लोग मान लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद सीधा सीधा गया और हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर डार्क लाइन देखने को मिलेगी। अगर मान लो हम लोग सूरज चाचू को, जो हमारे चंदा मामा है, चंदा मामा को हम थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, हम लोग सिर्फ यहीं पर बात करते हैं क्लाउड ऑफ गैस की। तो अगर यहाँ से कुछ लाइट हमारे पास आ रही है, अगर हम इसको हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो उसे हम बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में? तीनों चीज समझ में आ गई, ये रहेगा। ओके, तो डेफिनेशन यहां पर लिख रखी है हमने, ये आप लोग याद कर लेना। स्पेक्ट्रम दैट कंटेन ऑल वेवलेंथ इमिटेड बाय अ हॉट डेंस लाइट सोर्स। ओके, यहां पर सारी वेवलेंथ आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा शॉर्ट कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय ग्लोइंग ग्लास। ओके, उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, शो डार्क लाइन और गैप इन लाइट आफ्टर द लाइट पासेस थ्रू अ गैस। एक गैस से पास होना इसको जरूरी है, ठीक है, तीनों चीज समझा दी। इनके डेफिनेशन आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम वगैरह बना देना अगर एग्जाम में आ जाए 2 नंबर के लिए,
2 नंबर में भी आपको डायग्राम बना के आना, इस प्रकार से छोटा मोटा बना देना। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम के ऊपर। आपको जैसे हमने बताया था कि इमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है उसके खुद के प्रकार होते हैं। इमिशन कौन सा वाला है? ये वाला, ठीक है। इमिशन ये वाला कि ये जो गैस है वो खुद इमिट कर रही है, ठीक है, किसी से हेल्प नहीं लेके खुद से ही इमिट कर रही है, बस उसको हीट कर दो एक बार। ओके, तो आगे हम बात करेंगे भैया, इसी में हम लोग आगे बात करेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम जो आपने देखा था अभी, इमिशन स्पेक्ट्रम जो आपने अभी देखा था, इसी को हम लोग दो प्रकार से और समझ सकते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम मतलब क्या देखा था आपने, जहां पर हमारे पास एक क्लाउड होता है या फिर कुछ भी एक गैस का सोर्स होता है, वहां से हम लोग उसको हीट करते हैं, तब जाके हमारे पास जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम बोलते थे इमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, या तो ये लाइन स्पेक्ट्रम हो सकता है या बैंड स्पेक्ट्रम हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, यहां पर हम लोग देखेंगे, समझेंगे इस चीज को कि हमारे पास एक क्लाउड था, क्लाउड को हमने हीट किया, वहां से हमारे पास जो इमिशन हुआ उसकी वजह से हमारे पास जो लाइंस देखने को मिली, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं। ये जो थी हमारे पास, ये दो प्रकार की हो सकती है, तो होती है लाइन स्पेक्ट्रम या फिर बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि यहां पर आपको लाइंस बिल्कुल कंटिन्यूअस देखने को मिलेगी, डिस्टिंक्ट शेप की आपको देखने को मिलेगी, इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको बैंड स्पेक्ट्रम देखने को मिले, द बैंड स्पेक्ट्रम हैज मैनी क्लोज्ड लाइंस, मतलब इस प्रकार से कि कुछ छोटी कुछ बड़ी, कुछ छोटी बड़ी, इस प्रकार से जो भी आप लोग देख पाते हो, यहां पर कुछ कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगी। तो लाइन स्पेक्ट्रम हैज शार्प डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड लाइंस, इस प्रकार से ये लाइंस आपको देखने को मिलेगी, इस प्रकार से, ठीक है, लाइंस बिल्कुल बराबर। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर लाइंस जो होगी वो बराबर नहीं होगी, यहां पर आपको थोड़े बैंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, द बैंड स्पेक्ट्रम हैज मैनी क्लोज लाइंस। उसके बाद अगला पॉइंट आप लोग देखिए, द लाइन स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम एंड इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखिए, जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो कहां से आपको देखने को मिलेगा? लाइन स्पेक्ट्रम, मान लो यहां पर कुछ एटम्स होंगे, यहां पर कुछ एटम्स होंगे, अब इस एटम की वजह से जो हमारे पास स्पेक्ट्रम देखने को मिला, ये रहेगा हमारा लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर हमारे पास एटम की जगह पर डायरेक्ट मॉलिक्यूल आ गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई हमारे पास, N2 गैस हो गई, इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल की वजह से जो हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा उसे हम बोलेंगे बैंड स्पेक्ट्रम, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि यहां पर आपको एटम ही देखने को मिले, आपको पूरा मॉलिक्यूल भी तो देखने को मिल सकता है, इस वजह से हम लोग इसको बोलेंगे बैंड स्पेक्ट्रम। आगे चीज समझ में ये रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है, मतलब यही टॉपिक हमारा चलता रहेगा, इसी में और डेफिनेशन है हमारे पास जो 2 नंबर के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि है द एनर्जी नीडेड टू टेक, जो कि हमारे पास अगला है एक्साइटेशन एनर्जी, जिसको हम लोग समझने जा रहे हैं। द एनर्जी नीडेड टू टेक द एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी और द एक्साइटेड स्टेट। काफी सिंपल डेफिनेशन है, फटाफट इसको फिनिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट है हमारी, ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी स्टेट है, ये हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट है, ठीक है, हायर एनर्जी स्टेट या फिर आप लेवल बोल सकते हो, ठीक है, ये हमारा N1 है और ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मान लीजिए 5 है यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से यहाँ पर जब हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा एनर्जी को गेन करके, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एक्साइटेड एनर्जी, द एनर्जी नीडेड टू टेक, जो एनर्जी लेकर वो जाएगा, ठीक है, जो एनर्जी इसको लगेगी उसको हम बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी, कि भैया इसको इतनी एनर्जी चाहिए, इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी लेने के बाद ये डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएगा। उसी प्रकार से एक्साइटेशन पोटेंशियल भी इसी से जुड़ा हुआ है। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है? तो द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर द वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी। तो इसके और इसका जो पोटेंशियल होगा, इनका जो डिफरेंस बनेगा, जिसकी वजह से हमारा जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, उस पोटेंशियल को हम लोग बोलेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहां पर बात होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, ये रहेगा। आगे बढ़े, आगे हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्या चीज है ये आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल? वैसे तो जो केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं हमसे उनको पता होगा कि ये चीज क्या है, लेकिन एक बार और आपको समझाते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, मान लीजिए ये आपके पास एक एटम है, ठीक है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है, बाहर निकालना है, तो आप क्या करोगे? किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी इसको देनी पड़ेगी कि ले भाई तू एनर्जी, अब तू बाहर चल हमारे साथ। देखो, ये हमारे पास क्या है, एटम है, एटम नाम भैया, एटम है भैया आदमी, इस आदमी के पास भैया ये सामान है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा उसके पास एक सामान है भैया छोटा सा, ठीक है, मान लीजिए आप लोग
कि एक इसके पास बक्सा है, बक्सा क्या है, हमारा सामान है जो कि किसके पास है, इस आदमी के पास है जिसका नाम है एटम। इस बक्से को आपको चाहिए, आप क्या चाहते हो कि ये बक्सा हमें ये दे दे, तो आपको इसकी कुछ कीमत देनी पड़ेगी, ठीक है, इस व्यापारी को इसकी कीमत देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो जो कीमत होगी हमारे हमारे हम क्या समझते हैं उस कीमत से, पैसे, रुपये। लेकिन लेकिन जो एटम है वो क्या समझता है, वो समझता है एनर्जी, एनर्जी, कि भाई साहब आप हमें एनर्जी दो, हम बाहर आ जाएंगे, हम आपको ये सामान दे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपको दे देंगे, ठीक है। जैसे आपने मूवी देखी होगी कोई मिल गया, जादू वाली, ठीक है, उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो ये एनर्जी उसको चाहिए, ये एनर्जी दोगा, अगर आप लोग उसको एनर्जी दोगे तो आपको क्या देगा, वो शक्तियां देगा। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। तो इट इज रिप्रेजेंट एट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन वैलेंस शेल और आइसोलेटेड गैसेज एटम। वैलेंस शेल से निकालना इलेक्ट्रॉन, ना कि कोई सी भी शेल से नहीं निकाल सकते, पहले वैलेंस शेल से निकलेगा, ठीक है। ये बात यहां पर बताई जा रही है। तो समझ में आ गया कहानी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक ही होता है। अरे आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक ही होता है। पोटेंशियल एनर्जी आपने सुना होगा, वो एक ही चीज है, ठीक है। यहां पर ये है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन। क्या चीजें हैं ये समझ लेते हैं। आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में चीजें, मोल कॉन्सेप्ट में आता है क्लास 11 केमिस्ट्री में। समझेंगे यहां पर एक बार और, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसो मतलब होता है सेम, इस वर्ड का मतलब समझ लो, आइसो मतलब होता है सेम, सेम। तीनों में आइसो आइसो आ रहा है, मतलब कि तीनों सेम है कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ ना कुछ इसमें चीजें सेम होगी। तो आइसो मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। यहां पर जो पी दिख रहा है आपको, आइसोटोप में जो पी दिख रहा है, पी का मतलब होता है प्रोटॉन, मतलब यहां पर प्रोटॉन सेम होंगे। अरे जितने प्रोटॉन होते हैं उतने तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन इक्वल टू होते हैं इलेक्ट्रॉन के, और उतने एटॉमिक नंबर होते हैं, तीनों बराबर तो होते हैं। प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन इजिकल्स टू इलेक्ट्रॉन इजिकल्स टू हमारा एटॉमिक नंबर जेड। ये तीनों चीज क्या होती है, बराबर होती है। आई बात समझ में। उसके बाद आइसो बार, आइसो बार, बार मतलब होता है, बार हमारा इस वर्ड से लिया गया है, बारोस, ठीक है, बैरोस बोल सकते हो, बारोस बोल सकते हो। बारोस जो है इसका मतलब होता है वेट, वेट होता है इसका मतलब, ठीक है। तो यहां पर क्या बात हो जाएगी, सेम वेट। अब वेट तो हम लोग यहाँ बोलते नहीं, यहाँ तो हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम मास की बात हम लोग करेंगे, कौन से मास की, एटॉमिक मास की, ठीक है। तो यहाँ पर मास सेम रहेगा, एटॉमिक मास जो होगा हमारा, ए जो होगा वो सेम होगा। अगर दो एटम का एटॉमिक मास सेम है तो हम लोग उन्हें क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे। उसी प्रकार से अगर दो एटम का एटॉमिक नंबर सेम है तो हम उसे क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम ट्रिटियम है, उन सभी का क्या होता है, सेम ही होता है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये आइसोटॉप है। ओके, ये बात है। उसके बाद ये हो जाएगा आइसोटॉप्स, आइसोबार। अब बात करते हैं आइसोटोन्स की, एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेना। आइसोटॉप्स की बात करते हैं, आइसोटॉप्स, तो यहाँ पर जो एन यूज किया गया है, ये यूज किया गया है न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो एन आपको दिख रहा है वो एन यूज किया गया है न्यूट्रॉन के लिए। तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़े। अब ये जो चीजें आपको दिख रही है, जरा देखिए, ये है फॉर ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल। ये जो चीजें आपको दिख रही है ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ये है हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, टोटल एनर्जी। क्या चीजें हैं ये, इनको समझते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इनको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। इनका डेरिवेशन भी होता है जो कि पहले आया करता था 5 नंबर में, लेकिन अब वो रिड्यूस कर दिया गया है, तो हमने डायरेक्ट आप लोगों के लिए इसको शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। अब याद रखना, कभी भी याद रखना, टोटल एनर्जी, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम इज पॉजिटिव और नेगेटिव। आप लोग बोलोगे टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। हमारी जो टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होती है, नेगेटिव आती है। क्या आती है, नेगेटिव आती है। किसके केस में, एटम के केस में। ये बात आपको बतानी है। ओके, अगर आप लोग चाहो
तो इनकी वैल्यूज रख के, जैसे मास हो गया, यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज अगर आप लोग रख दोगे, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर ये सब रख दोगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला और बन जाता है। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ऑर्बिट या फिर ऑर्बिटल आप लोग बोल सकते हो, इसकी हेल्प से आप लोग nth ऑर्बिटल की एनर्जी निकाल सकते हो। कोई से भी ऑर्बिटल की एनर्जी आप लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से निकाल सकते हो। यहाँ पर वैल्यू रख दो, उसके हिसाब से ये आ जाएगी। यहाँ पर जो n है हमारे पास, अगर मान लो हमें फर्स्ट ऑर्बिटल की निकालनी है तो यहाँ पर 1 रखोगे। अगर मान लो हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, तो आप लोग यहाँ पर 1 रखो, यहाँ पर 1 रखो, तो हमारे पास फर्स्ट जो हमारा एनर्जी लेवल होगा उसकी एनर्जी कितनी आएगी, -13.6। ये याद रखना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास एनर्जी आ जाएगी फर्स्ट लेवल के लिए। ठीक है, लाइमन सीरीज की हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। ओके, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। इसके बाद ये तो आपको बता दिया हमने कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, वो कैसे निकाल सकते हो। टोटल जो हमारे पास एनर्जी ऑफ सेकेंड माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट लेवल की हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर वो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी जो रिलीज हुई है। ये हमने किया था फ्रीक्वेंसी कंडीशन में, वो यहाँ पर करना है। उसके बाद ये वैल्यूज है 1/r की है। यहाँ पर आप लोग फोटोन की जो वैल्यूज है वो याद रखना, hc/λ, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। और hc की वैल्यू भी आप लोग डायरेक्ट याद कर लो, 12357, 12357। तो कैलकुलेशन करने में कभी कभी आसान होता है। ओके, चलिए तो आगे हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियाई के ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियाई बोल दो या न्यूक्लियस बोल दो, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। यहां से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या समझते हो आप लोग न्यूक्लियस से, कि एटम का जो सेंटर पार्ट होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, यही होता है हमारे पास न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की आप लोग क्या क्या प्रॉपर्टी बता सकते हो। तो न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। पहली बात तो यही लिख देना कि भैया जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, ऑफ एटम, और जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के अंदर होता है। एक काम करते हैं, यहाँ पर आपको समझाते चलते हैं। वैसे तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये चीजें, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश आप लोग यहाँ पर करते हैं। ये हमारे पास एक एटम है, एटम के अंदर ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। उसके बाद यहां पर हमारे पास प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता इसकी, तो यहां पर ये बात है। तो न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एटम के। उसके बाद न्यूट्रॉन जो होते हैं हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और दे आर न्यूट्रल, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। उसके अलावा इनका जो मास होता है वो 1 AMU माना जाता है, 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये बात आप लोग बोल दोगे। दे आर द सेम साइज ऑफ प्रोटॉन, साइज इनका सेम ही होता है प्रोटॉन की तरह। उसके बाद कंपोजिशन आ जाती है, कंपोजिशन आ जाती है इसकी, किस किस चीज की हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है, किस किस से ये कंपोजिट हुए हैं, वो देख लीजिए। अब न्यूक्लियस, NUCLUS, न्यूक्लियस। यहाँ पर आप लोग स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, यहाँ पर न्यूक्लियस की स्पेलिंग, नहीं तो इसको कमेंट करने लग जाओ आप लोग कि सर आपने स्पेलिंग गलत लिख दी, स्पेलिंग गलत लिख दी। ये छोटी मोटी चीजें आप लोग सुधार लिया करो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस की आपको कंपोजिशन यहाँ पर लिखनी है, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो वैसे बाहर होता है, लेकिन पहले तो आप लोग इनकी कंपोजिशन इस तरह से लिख लेना कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन के पास क्या होता है, मास होता है और चार्ज होता है। तो प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर कितना मास होता है, प्रोटॉन का कितना मास होता है, उसी प्रकार से जो न्यूट्रॉन होता है उसका मास कितना है, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, ये आप सभी लोग याद कर लेना। ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का बता देना है, आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का बताना कि मास कितना होता है उसका, चार्ज कितना होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको याद ही रख लेना। उसके बाद ये भी आप लोग जानते हो ए और जेड क्या होते हैं। जेड हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, जेड जो होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। ऐसे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे
उतने वही हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर होता है हमारा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कुछ इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग जेड एटम की बात कर रहे हैं तो आप लोग इसको जेड ए लिख सकते हो इस प्रकार से। ओके, ये चीज होती है। आगे बढ़ते हैं। 1 AMU की वैल्यू याद रख लेना, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसके बाद मास एनर्जी रिलेशन आप लोगों को पता होगा, E इजिकल्स टू होता है mc²। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट जो थे आइंस्टीन, उनका ये फॉर्मूला था, ये उनकी इक्वेशन थी, तो आप लोग याद रख लेना E इजिकल्स टू mc²। उसके बाद मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट इसके ऊपर आते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज है। इसे एक चीज आप लोगों ने यहां पर शायद स्किप कर दी होगी, अगर आपने यहां पर पढ़ा होगा। यहां पर जरा फिर से यहां पे आइए, आपसे हमने बोला था कि जेड और ए, जेड हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और ए हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास। ठीक है, ए हमारे पास होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास एक्चुअल में क्या होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का मतलब है कि आपके पास जो चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर, सॉरी चार्ज नहीं बोलेंगे, मास, जितना मास है प्रोटॉन का और जितना मास है न्यूट्रॉन का, ठीक है, इन दोनों का मास, इन दोनों का जो मास होगा, वेट होगा, उनका सम कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा एटॉमिक मास। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। एटॉमिक मास, पूरे एटम का मास कितना होगा, आप इसमें देखिए कितने सारे प्रोटॉन हैं और कितने सारे न्यूट्रॉन हैं, उनका जो मास होगा उनको आप लोग सम कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन उनका मास, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उनका मास कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इनकी एनर्जी बहुत, एनर्जी नहीं बोलेंगे, मास जो होता है, मास बहुत कम होता है, तो इनको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेजिबल होता है इनका मास, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते। ठीक है, ये चीज आपको बतानी जरूरी थी। यहां पे आ जाओ मास डिफेक्ट में। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि भैया एटॉमिक मास क्या होता है, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर जो मास होगा, जितना मास इनका होगा प्रोटॉन का, जितना मास हमारे पास न्यूट्रॉन का होगा, इन दोनों को सम कर दो तो हमारे पास क्या जाएगा, हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा। तो मान लो आपने इससे कैलकुलेट किया, ठीक है, दो आदमी हमने खड़े कर दिए, एक ए नाम का आदमी है, एक बी नाम का आदमी है। ठीक है, ए को हमने ड्यूटी दी कि तू इस मेथड से एटॉमिक मास कैलकुलेट कर। एक हमारे पास एटम है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास एक एटम है, एटम का आपने मास कैलकुलेट किया इस मेथड से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ के, ठीक है, उनके जो मास होंगे उनको जोड़ के। और बी को हमने बोला कि तू तू क्या कर, तू एक मशीन ला, ठीक है, कुछ मशीन वगैरह होगी, उस मशीन के ऊपर एटम को रख दे, ठीक है, और वो खुद कैलकुलेट कर लेगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये दो काम दिए। तो जब हमने देखा कि हमने जब कैलकुलेट किया और हमने जब एक्सपेरिमेंट से निकाला, डायरेक्ट हमने निकाल दिया इस मशीन की हेल्प से, तो हमारे पास मान लीजिए यहां पर मास आया m, और यहां का जो मास था उसको हमने a बोल दिया। ठीक है, अब इन दोनों को आना कैसा चाहिए था, बराबर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो इन भाई साहब ने मास निकाला ना, ये आया कम, ये आया कम, और भाई साहब जो हमारे पास ए आदमी था, ए ने जो निकाला वो आ गया ज्यादा, यहां पर ज्यादा आया और बी वाले का कम आया। ठीक है, ऐसा यहां पर क्यों हुआ, मास डिफेक्ट क्यों हो गया, मास में डिफेक्ट क्यों आ गया, क्योंकि व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, यहां पर हमने बात लिखी हुई है, व्हेन अ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड सम ऑफ द मास इज कन्वर्टेड टू द एनर्जी। जैसे ही न्यूक्लियस बनता है तो कुछ मास क्या होता है, एनर्जी में, जो हमारा मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस रिजल्ट इन द मास डिफेक्ट, और इस वजह से मास में डिफेक्ट आता है। ठीक है, जब हमारा न्यूक्लियस बनता है ना, उसके अंदर जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसमें से कुछ मास उनका कम हो जाता है एनर्जी को बनाने में, एनर्जी को क्रिएट करने में। ठीक है, इस वजह से मास में डिफेक्ट आता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आपको टोटल निकालना है, किस तरीके से इसको काम करते हैं, अंडू कर देते हैं। ये देखिए, अगर आपको निकालना है कि कितना मास में डिफेक्ट आया, कितना अंतर आया, तो क्या करोगे, कितना अंतर आया तो कैसे निकालोगे। मान लो इसने जो मास निकाला थोड़ी देर के लिए, हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। लेट से इसने जो मास निकाला वो आया 20 kg का, इसका आया 10 kg का। वैसे इतना नहीं आएगा, आप लोग सभी जानते हो, ये काल्पनिक बातें। इसका आया 20 kg, इसका आया 10 kg, बताओ कितना अंतर आया दोनों में, तो क्या करोगे भैया, जो ज्यादा होगा उसमें से कम को माइनस कर दोगे, यही तो हम लोग नॉर्मली करते हैं। वैसे आपको यहाँ पर करना है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है इसमें से इसको माइनस कर दो। तो हमने लिखा प्रोटोन का जो मास है, जितने भी टोटल हमारे पास प्रोटोन है, नंबर ऑफ प्रोटोन देखे, उनका जो मास निकाला,
वो यहाँ पर लिखा। फिर यहाँ पर जितने भी हमारे पास न्यूट्रॉन थे उनका मास हमने कैलकुलेट किया और दोनों को सम कर दिया, उसमें से माइनस किसको किया, ये जो हमने एक्चुअल निकाला है उसको। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसको जरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए। जेड यहाँ पर बता रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे बताया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब दोनों के नंबर निकल गए, अब उनके मास की बात कर लो। इस तरीके से हम लोग ये करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग सारी चीज लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद आता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट एन एटम, ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू इट्स कंपोनेंट। इट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट। तो जो मास डिफेक्ट की एनर्जी आई थी हमारे पास, मास डिफेक्ट जो आया था हमारे पास, जो एनर्जी हमारे पास बन रही थी, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग। अरे जो एनर्जी हमारे पास निकली थी ना, जो हमारे पास एनर्जी आ गई थी, अब बोल रहे थे रिलीज हो गई यहाँ पर, मास डिफेक्ट जो बोल रहे थे, उसी को नया नाम दे दिया गया बाइंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी उसका नाम दे दिया गया। बाइंडिंग एनर्जी क्यों जरूरी है? बाइंडिंग एनर्जी बताती है कि अगर आपको इस न्यूक्लियस को तोड़ना है वापस, अगर इस न्यूक्लियस को आपको तोड़ना है, मान लीजिए आपके पास न्यूक्लियस है, इसको अगर तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एनर्जी लानी पड़ेगी, एनर्जी लानी पड़ेगी। इस एनर्जी की हेल्प से आप लोग इसको तोड़ सकते हो। बस यही बात है। और जो एनर्जी आपको चाहिए वो किसके बराबर होगी? वो मास डिफेक्ट के बराबर होगी, मास डिफेक्ट की बराबर होगी। अगर मास डिफेक्ट लेके जाओगे तो टूट जाएगा। इतनी एनर्जी से स्ट्राइक करवा दो तो हमारा न्यूक्लियस जो होगा वो टूट जाएगा। किस में टूटेगा? उसके कंपोनेंट्स में टूट जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूट जाएगा। ये उससे तो मिलकर बना हुआ ही है। उसके बाद है बाइंडिंग एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय आइंस्टीन्स फॉर्मूला इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। यहाँ से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यू रख देना, आ जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, आगे बात करते हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, तो ये तो आपको समझा दिया था। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हम लोग बात कर लेते हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बात कर लेते हैं। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इज वेरी लेस। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो काफी कम होती है। ठीक है, काफी कम मानी जाती है। हर एक एटम में अगर आप लोग एवरेज करोगे सबका, तो एक एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो हमारे पास बनेगी वो काफी कम होती है, क्योंकि मास डिफेक्ट जो होता है वो कम होता है, तो इस वजह से एनर्जी भी हमारे पास कम निकलेगी। लेकिन जिन एटम की, ठीक है, जिन एटम की हायर बाइंडिंग एनर्जी होती है, जिनके पास हायर बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियन, हर एक न्यूक्लियन के ऊपर उनके पास जो बाइंडिंग एनर्जी बनेगी वो अगर ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज्यादा वो स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, ये बात यहां पर बताई जा रही है। अब यहां पर एक वर्ड आया है न्यूक्लियन, इसको समझिए। न्यूक्लियन का मतलब होता है वही न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस हमारा, न्यूक्लियस में क्या होता है हमारे पास? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और हमारे पास होता है प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों को मिलाकर हम लोग एक नया नाम दे सकते हैं इनका, न्यूक्लियन। ठीक है, न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को नया नाम बना दिया इन्होंने। आई बात समझ में? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है कि अगर किसी की ज्यादा हायर एनर्जी, हायर बाइंडिंग एनर्जी है, इसका मतलब है कि वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि भैया उसने इतनी एनर्जी बनाई है, इतनी एनर्जी से वो अपने आप को बाइंड करके रख रहा है। ठीक है, तो जिसकी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी वो ज्यादा स्टेबल, और एक एवरेज बाइंडिंग एनर्जी सबकी क्या होती है? कम ही होती है। चलिए आगे हम बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर पी लिखा हुआ मतलब क्या है? पी का मतलब होता है प्री बोर्ड एग्जाम, जो गवर्नमेंट लेती है ना प्री बोर्ड एग्जाम, उसकी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट प्री बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या है ये क्वेश्चन? न्यूक्लियर फोर्स, द प्रोटोन इन न्यूक्लियस ड्यू टू देयर पॉजिटिव चार्ज रिपल ईच अदर। अब देखो होना क्या चाहिए था, कंडीशन क्या है देखिए। हमारे पास, ये हमारे पास मान लो न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? हमारे पास प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन भी होंगे। वैसे तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रॉन भी है, तो हम लोग यहाँ पर प्रोटॉन बना लेते हैं। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होना चाहिए था? रिपल्शन होना चाहिए था। अंदर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के अंदर रिपल्शन होना चाहिए था। रिपल्शन की वजह से ये दूर दूर भागना चाहिए था। इस वजह से जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो फूट जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ हमारा न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर पाई जा रही होगी, ऐसा फोर्स भी यहाँ पर होगा जो कि इनको बाइंड करके रखता है, ऐसा बाइंड करके रखता है, इनको जोड़ के रखता है। तो ऐसा फोर्स जो कि इसको कम करता है,
ये रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में जो रिपल कर रहा है, इनको कम करने वाला फोर्स, या फिर इनके बीच में इन दोनों के बीच को कम करने वाला जो फोर्स हमारे पास आएगा, जो कि इसको बाइंड करके रखेगा, प्रोटोन प्रोटोन को रिपल करने से बचाएगा, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फोर्स। कि एक और फोर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये बात यहां पर बताई जा रही है। तो यहां पर लिखा हुआ है, so there must be a strong force, there must be a strong force inside the nucleus which overcome, ठीक है, विच ओवरकम, या फिर हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं विच इज रिपल्सिव फोर्स ऑफ प्रोटॉन्स, विच इज अ रिपल्सिव फोर्स ऑफ प्रोटोन एंड बाइंड देम टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, वो क्या करे, जो प्रोटोन के जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो क्या करेगा, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले जो आपस में रिपल कर रहे हैं, इन दोनों को कम करेगा, ओवरकम करेगा। ये ऐसा फोर्स जो कि इनको ओवरकम करता है और बाइंड करके रखता है पूरे न्यूक्लियस को, उस फोर्स को बोला जाता है न्यूक्लियर फोर्स। आई बात समझ में? ये होता है यहाँ पर। अब इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए, ये जो फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज का होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पर शॉर्ट रेंज का ये फोर्स होता है, और ये स्ट्रोंगेस्ट फोर्स माना जाता है। ठीक है, कम जगह में है लेकिन भाई साहब बहुत तगड़ा फोर्स होता है, जब भी तो बाइंड करके रखता है दोनों को। उसके बाद है दिस आर अट्रैक्टिव फोर्स। ये कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्ट करके रखता है, ये प्रोटोन प्रोटोन को अट्रैक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है, अट्रैक्टिव फोर्स है ये, और ये इसका स्टेबिलिटी का कारण होता है। दिस फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट। ये जो फोर्सेज हो ना, ये हमारे चार्ज इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है, फोर्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है यहाँ पर। ये सारी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन समझते हैं इसे। इन ए न्यूक्लियर फिजन अ हैवी न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर स्मॉल न्यूक्लियाई। यहां पर आप लोग देखिए, न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है हमारे पास एक हेवी न्यूक्लियस होगा, हेवी न्यूक्लियस होगा, और जब इसको आप लोग तोड़ोगे, जब ये टूटेगा, तो ये किस में टूटेगा? छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटेगा, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में ये टूटता जाएगा। ठीक है, ये यहां पर बात होती है, एक हमारे पास न्यूक्लियस है, वो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटता रहेगा इस प्रकार से। अब यहां पर जब ये टूटेगा तो हमारे पास एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। जब ये टूटेगा तो क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। और आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, ये जो न्यूक्लियाई जो टूटे हैं इस प्रकार से, इन दोनों का जो साइज होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? एक्चुअल में सेम होगा या फिर कंपेरेबल होगा। ओके, ज्यादा डिफरेंस इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद दिस रिजल्ट इन मास डिक्रीज एंड लार्ज एनर्जी रिलीज। तो ये जो हमारा था, इसका क्या होगा? इसका मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये टूट चुका है इस प्रकार से, और एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज हुई मतलब यहाँ पे मास का क्या होगा? डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो इमिटेड इन द प्रोसेस। एंड एटम बम बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन। एटम बम जो होता है ना, एटम बम, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं न्यूक्लियर फिजन में और क्या चीजें हमारे पास। आईएमपी टर्म यूज्ड इन फिजन। फिजन में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि यूज की जाती है, उसे हम पढ़ लेते हैं। एक आता है क्रिटिकल साइज। क्रिटिकल साइज और क्रिटिकल मास। क्रिटिकल साइज और क्रिटिकल मास का मतलब ये है कि हमारे पास, यहाँ पर हमने जब देखा था डायग्राम में, कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियाई में टूटता जा रहा था छोटे छोटे, तो यहाँ पर ये कब तक टूटता रहेगा? कब तक टूटता रहेगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब तक एक क्रिटिकल साइज उसका ना हो जाए, क्रिटिकल मास उसका ना हो जाए। जब छोटा सा जो मास हो जाएगा ना, उसके बाद इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, तब हम लोग बोल देंगे कि यहाँ पर स्टॉप हमारी हो चुकी है। तो द साइज ऑफ फिजन मटेरियल मस्ट बी इक्वल टू अ सर्टेन साइज एंड द मिनिमम साइज इज नोन एज क्रिटिकल साइज। जो मिनिमम साइज होगा उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल साइज। उसी तरीके से हम लोग क्रिटिकल मास भी बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर फिजन का एग्जांपल हमारे पास है यूरेनियम 235 ले लीजिए। यहाँ पर जो आप लोग एग्जांपल देख पा रहे होंगे, इसे इस तरीके से इसको याद ही कर लेना। ये एग्जांपल होता है हमारे न्यूक्लियर फिजन का। ठीक है, इसको समझाने वाली कोई बात नहीं है, इसको आप लोग डायरेक्ट याद कर लेना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे ये है नहीं, लिख रखा है हमने नोट आईएमपी, लेकिन फिर भी इसको याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपसे ही पूछ लिया जाए। उसके बाद यहाँ पर आता है चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन में क्या हो सकती है? दो प्रकार की चेन हमारे पास बन सकती है। एक होती है कंट्रोल चेन, एक होती है अनकंट्रोल चेन। नाम से समझ में आ गया होगा कंट्रोल क्या होती है, अनकंट्रोल क्या होती है। ओके, ये हो गया यहाँ पर कंट्रोल, जिसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम लोग लेंगे कंट्रोल। लेकिन जो अनकंट्रोल होती है, उसको अगर आप लोग घर पे तो ट्राई करोगे नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी ट्राई नहीं करोगे। ठीक है, उसको बाहर कहीं पर ट्राई किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत खतरा होता है, बहुत हार्मफुल होती है वो।
ठीक है। तो ये होती दो प्रकार की होती, कंट्रोल और अनकंट्रोल। कंट्रोल करने वाली कंट्रोल चेन, अनकंट्रोल जिसको हम लोग कंट्रोल इतनी आसानी से नहीं कर पाते। ठीक है, तो चेन भी समझा दिया आपको। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बात करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन जस्ट अपोजिट है। यहां पे क्या होता है, व्हेन टू और मोर वेरी लाइट न्यूक्लियाई, जब छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियाई जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस बना लेते हैं, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। जस्ट अपोजिट है उसका। यहां पर क्या होता है, टूटना नहीं होता, इसमें जुड़ना होता है। फ्यूज मतलब होता है जुड़ना या फिर मिलना। ठीक है, ये यहां पर हो जाएगा। यहां पर टेम्परेचर हमें चाहिए, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत पड़ती है हमें। क्यों पड़ती है, क्योंकि आप लोग इसे जोड़ रहे हो, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आपने वेल्डिंग मशीन देखी होगी, वेल्डिंग मशीन में दो कुछ भी चीजों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर तभी देंगे जब भी तो जुड़ेगी दो चीजें। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर है, एनर्जी बहुत सारी इसने लूज कर दी है। अब वापस अगर इसको एनर्जी दोगे आप लोग, तो फिर से वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर देना पड़ता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको आप लोग याद कर लेना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस पूछा जाता है, वो हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन समझा दिया आपको। यहाँ पे क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस जो होता है वो टूटता जाता है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में। यहाँ पर फ्यूजन मतलब होता है मिलना। तो मिलेगा कैसे, छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो होंगे वो आपस में जुड़ के न्यूक्लियस बना लेंगे। उसके बाद कंडीशन क्या है इसकी, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर नॉट रिक्वायर। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है टेम्परेचर वापस देने की। लेकिन यहाँ पे हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, तभी तो वो जुड़ेंगे। इसके बाद न्यूक्लियर फिजन जो होता है, न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है। न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, लेकिन ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके बाद न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो क्विक प्रोसेस होती है, बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन ये सेवरल स्टेप में होता है। उसके बाद न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो एटम बॉम्ब जो होता है हमारा, वो उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन जो है हमारे पास, न्यूक्लियर फ्यूजन जो हमारे पास है वो कहाँ पे होता है हमारा, हाइड्रोजन बॉम्ब उसी के ऊपर बेस्ड है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो आपने सुना होगा वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, इसको आप लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में परफॉर्म कर सकते हो, कंट्रोल वाली को। ठीक है, कंट्रोल वाली को आप लोग कहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, न्यूक्लियर रिएक्टर में परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन जो होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन जो हमारे पास होगा वो सन में हमको देखने को मिलता है, जो कि हाइड्रोजन बॉम्ब वही तो है हमारे पास। हाइड्रोजन बॉम्ब एक तरह से किसको बोल सकते हैं हम, सन को बोल सकते हैं। सन क्या करता है, सन एक हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम कर सकता है। समझो इस चीज को, ये क्या चीज है हमारे पास, सन जो है, सन क्या करता है, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई को जोड़ के रखता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, तो ये हमें परफॉर्म किस में देखने को मिलेगी, सन में देखने को मिलेगी। इट कैरिड आउट इन सन। ओके, ये बात है। यहां पर आगे देखते हैं क्वेश्चन बैंक 2023। फटाफट इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन बैंक 2023 को। तो यहां पर क्वेश्चन हमने जो आपको करवा रखे हैं वही यहां पर दे रखे हैं, फटाफट इसको देख लेते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, ये आपको करवा दिया, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद व्हाट मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी आपको करवा दिया। एटॉमिक मास यूनिट एएमयू है क्या होता है, ये आपको बता दिया। एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू आपको बता रखी है हमने। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी आपको करवा दिया। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल मास, ये आपको बता दिया, क्रिटिकल मास और क्रिटिकल साइज। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल चेन रिएक्शन, ये तो आप लोग मन से लिख सकते हो। उसके बाद आइसोटोप्स, एग्जाम्पल आपको लिखना है तो आप लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय सेमी प्रोटोनिक आइसो आइसोटोप्स यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमी न्यूटोनिक, मतलब आइसोटोन आपसे पूछे जा रहे हैं। ओके, उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमी न्यूटोनिक। ठीक है, नाम बस चेंज करते जा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर भी, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर भी, कोई बात नहीं। 11 देख लो आप लोग। 11th वाले में आपसे क्या पूछा जा रहा है, जरा देखिए तो। द सिंबल ऑफ लिथियम न्यूक्लियस इज 3Li। हाउ मेनी प्रोटोन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर देयर। तो लिथियम के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, ये आपको बताना है 3Li के अंदर। तो एग्जाम्पल आपको याद होगा, उसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, आइसोटोन में आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पल, वही आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इज क्वाड्रप्ट। व्हाट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, क्या मतलब हुआ इसका, जरा पढ़िए। इफ द स्पीड ऑफ लाइट,
अगर हमारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, क्वाड्रपल्ड है, ठीक है, क्वाड्रपल्ड मतलब 4 टाइम, ठीक है, क्वाड्रेटिक हम बोलते हैं ना इस प्रकार से, तो क्वाड्रपल्ड मतलब होता है 4 टाइम है। किसके 4 टाइम है? लाइट के 4 टाइम है, 4 गुना हमारे पास लाइट स्पीड है अगर हमारे पास। तो बताइए बाइंडिंग एनर्जी क्या बनेगी? तो इसको तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो, देखिए E इजिकल्स टू होता है हमारे पास mc², और उन्होंने बोल रखा है कि जो हमारे पास लाइट एनर्जी है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट c होता है हमारे पास, ये कितनी है? 4 गुना है c के, ठीक है, 4 गुना है ये, 4 गुना। ये उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, अटपटा क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर क्या करोगे, c की वैल्यू क्या रख दोगे? c की वैल्यू रख दोगे 4c², 4c²। ये इस तरह से आप लोग कर लेना, ठीक है, अटपटा क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, कर सकते हो आप लोग, सिंपल सही है। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन क्यूरी, क्यूरी वैल्यू हाउ मच इज इट, ठीक है। क्यूरी क्या होती है? वैसे तो ये जो टॉपिक है क्यूरी वाला, ये रिड्यूस हो चुका है रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। तो याद रख लीजिए क्यूरी जो होती है ना, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल की क्या होती है? यूनिट होती है। रेडियो एक्टिव डीके जो होता है ना, उसकी एसआई यूनिट क्या मानी जाती है? क्यूरी को माना जाता है। ओके, उसके बाद क्यूरी की वैल्यू अगर आपको याद करनी है तो ये याद कर लेना। व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर? तो न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन में, जिसको हम लोग यूज करते हैं, न्यूक्लियर फिजन में, वेरी सॉरी, न्यूक्लियर फिजन जो होता है उसमें हम लोग जिसका यूज करते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। कंट्रोल वाली में जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। ये आप लोग बता देना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन व्हाट इज द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ एएमयू? तो एएमयू की वैल्यू फिर से आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है, लिख देना। आइसोटोप आइसोबार 17 वाला क्वेश्चन है आपका, वो लिख देना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग आपको हमने करवा रखे हैं। ओके, तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो हमारा होता है फिनिश। अब आगे क्या है? आगे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपके लिए हम लोग लेके आएंगे। तो करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू एवरीवन।